कभी सोचा है कि जिस जमीन पे हम सब खड़े हैं वो अरबों साल पहले सिर्फ धूल का एक बादल थी? चलिए अपने ग्रह के बनने की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, और इसका जवाब हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 4.5 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल, बस यहीं इसी जगह से हमारे सौरमंडल ने जन्म लिया था। देखिए, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है नेबुला थ्योरी, और ये बहुत दिलचस्प है। तो होता यह है कि गैस और धूल का एक विशाल बादल था। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। उसने इस बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिससे वो तेजी से घूमने लगा और एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। इसके बिल्कुल सेंटर में इतना जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा हुई कि बूम, एक तारा जल उठा, हमारा सूरज। और बाकी बचा हुआ मलबा वो धीरे धीरे आपस में जुड़कर हमारे ग्रह बन गए। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे पूरे सौरमंडल का 99% से भी ज्यादा वजन अकेले सूरज में है। बाकी सब कुछ, सारे ग्रह, एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु, वो सब मिलकर 1% से भी कम है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का असली बॉस तो सूरज ही है। तो सवाल यह है कि इस विशाल तारे को इतनी एनर्जी मिलती कहां से? इसका राज छिपा है दो सबसे सिंपल एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज के बिल्कुल सेंटर में हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये एक तरह से एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्टी है जो अरबों सालों से जल रही है। और ये भट्टी कितनी गर्म है, अंदाजा लगाइए। इसके केंद्र में तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, इसी गर्मी में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और वो सारी ऊर्जा पैदा होती है जो हम तक पहुंचती है। तो अब जब हम अपने स्टार सूरज से मिल चुके हैं, तो चलिए सौरमंडल के बाकी अजीब और कमाल के सदस्यों से भी मिलते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग ही कहानी है। यहाँ एक पहेली है, सूरज के सबसे करीब तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है? इसका जवाब है उसके वायुमंडल में। शुक्र का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना है कि वो गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता, बस फंसा लेता है। इसी वजह से एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। सच कहें तो ये हमारे सौरमंडल का नरक है। इसके बाद आता है हमारा पड़ोसी मंगल। इसकी जंग लगी सतह की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात है ओलिम्पस मॉन्स, एक इतना बड़ा ज्वालामुखी कि माउंट एवरेस्ट जैसे 3 पहाड़ एक के ऊपर एक रख दिए जाएं। ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। शनि को हम सब उसके छल्लों की वजह से जानते हैं, पर उसकी सबसे हैरान करने वाली बात है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व। ये इतना हल्का है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा महासागर होता ना, तो शनि उस पर तैर सकता था। कमाल है ना? और फिर आता है यूरेनस, हमारे सौरमंडल का असली अजूबा। जहां बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी पर कमोबेश सीधे घूमते हैं, वहीं यूरेनस लगभग 98 डिग्री पे झुका हुआ है। मतलब ये घूम नहीं रहा, ये अपनी ऑर्बिट में लुढ़क रहा है। सच में एक बहुत ही अनोखी दुनिया। चलिए सौरमंडल के इस टूर के बाद अब वापस अपने घर आते हैं, हमारी पृथ्वी। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि यहां जिंदगी पनप सकी? हम सब ने तस्वीरों में पृथ्वी को एक परफेक्ट नीले कंचे की तरह देखा है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। इसका असली आकार है जियोइड, मतलब अपने घूमने की वजह से ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच से यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। अब आते हैं उस एक नंबर पर, जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए शायद सबसे जरूरी है, 23.5 डिग्री। बस यही वो कोण है जिस पर हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, और हमारे मौसमों की वजह भी यही है। अक्सर लोगों को लगता है कि मौसम सूरज से दूरी के कारण बदलते हैं, पर ऐसा नहीं है। असली वजह ये झुकाव है। जब कोई गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, तो वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी होती है। और जब वो सूरज से दूर की तरफ झुका होता है, तो किरणें फैल जाती हैं और सर्दी का मौसम आता है। अभी तक तो हमने सतह की ही बात की है। चलिए अब थोड़ा और गहरा चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पैरों के ठीक नीचे कौन सी जबरदस्त ताकतें काम कर रही हैं। हमारी पृथ्वी असल में कई परतों से बनी है। सबसे ऊपर है पतली सी क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं।
उसके नीचे है हजारों किलोमीटर मोटी मैंटल, जो अर्ध पिघली चट्टानों से बनी है, और फिर बिल्कुल सेंटर में है कोर। इसका बाहरी हिस्सा तरल लोहे का है और इसके घूमने से ही पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। और बिल्कुल अंदर जबरदस्त दबाव के कारण इनर कोर ठोस है। तो ये जो बाहरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक पूरा टुकड़ा नहीं है। ये कई विशाल प्लेटों में टूटी हुई हैं, और ये प्लेटें नीचे की गर्म मुलायम मैंटल लेयर पर तैर रही हैं। और पता है ये कितनी तेजी से चलती हैं? लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। अविश्वसनीय लगता है ना? इन्हीं प्लेटों के किनारों पर हमारे ग्रह की सबसे जबरदस्त घटनाएं होती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में। जब ये टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जो आज भी ऊंचे हो रहे हैं। और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी जगहों पर भयानक भूकंप आ सकते हैं। जमीन की इन प्लेटों के अलावा एक और बहुत बड़ा इंजन है जो हमारे ग्रह को चलाता है, हमारे महासागर। चलिए देखते हैं कि कैसे समुद्र की विशाल धाराएं पृथ्वी की जलवायु को एक बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह कंट्रोल करती हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सूखे रेगिस्तान समंदर के किनारे पर हैं? सुनने में अजीब लगता है, पर इसका जवाब समंदर में ही छिपा है। तो होता यह है कि जब एक ठंडी समुद्री धारा किसी तट के साथ साथ बहती है तो वो अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है, और ठंडी हवा में नमी ज्यादा देर टिक नहीं सकती। बस इसीलिए बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, और नतीजा होता है एक सूखा तटीय रेगिस्तान। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दक्षिण अमेरिका के पास बहने वाली ठंडी हम्बोल्ट धारा। यही धारा प्रशांत महासागर की नमी को रोककर आटाकामा रेगिस्तान बनाती है, जो दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है। वहां कुछ जगहों पर तो सदियों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये दिखाता है कि हमारे महासागर कितने शक्तिशाली हैं। तो सूरज के जन्म से लेकर महाद्वीपों की धीमी चाल और जलवायु को कंट्रोल करने वाली समुद्री धाराओं तक हमारा ग्रह इन सभी ताकतों का एक अविश्वसनीय तालमेल है। हर एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है। लेकिन अब इस खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया है, हम इंसान। और जैसे जैसे हमारी गतिविधियां इन सिस्टम्स को बदल रही हैं, हमें ये सवाल खुद से पूछना ही होगा, इस नाजुक संतुलन का क्या होगा और ये बदलाव हमारे भविष्य को किस तरह का आकार देगा।